नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से एक और नई प्रश्नावली आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें हम प्रश्नावली 1.2 करेंगे। देखिए, प्रश्नावली 1.2 में हमें करना क्या है, ये जैसे प्रश्न नंबर फर्स्ट जो कह रहा है वो कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभाज्य गुणनखंड करते कैसे हैं और होता क्या है। देखिए, कोई भी संख्या आपके पास है, मान लीजिए आपके पास 36 कोई संख्या है और 36 संख्या के आपने अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो ये संख्या जो है 2 से भाग जाएगी। कितने पे जाएगी? 18 पे जाएगी। अब इस 18 को देखिए, ये कितने से जाएगी? 2 से जाएगी। कितने पे जाएगी? 9 पे जाएगी। अब इस 9 को देखिए, ये कितने से भाग जाएगी? 3 से भाग जाएगी। कितने पे जाएगी? 3 पर ही जाएगी। अब ये 3 जो बचा है, अब ये देखिए कितने से जाएगी? 3 से जाएगा। कितने पे? 1 पे। अब आप ये सभी चीज़ें जो मैं ये बता रहा हूँ आपको, जो ये 2 है, ये वाला 2 है, ये वाला 3 है, ये वाला 3 है, ये सभी जो है अभाज्य गुणनखंड है। क्या है ये? अभाज्य गुणनखंड। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभाज्य गुणनखंड यदि हम किसी भी संख्या का करते हैं तो सिर्फ अभाज्य संख्या से करते हैं। अभाज्य संख्या होती क्या है? अभाज्य संख्या वे होती है जो किसी के पहाड़े में ना आए, यानी कि किसी भी, देखो मान लो सिंपल सी लॉजिक की बात बताता हूँ। मेरे पास मान लो 18 कोई संख्या है, मेरे पास 18 कोई संख्या है। हमें ये देखना है कि ये किससे भाग जा रही है। अब ये भाग जा रही है किससे? 2 से भी जा रही है, 3 से भी जा रही है, 6 से भी जा रही है, तो ये हमारी भाज्य संख्या है। लेकिन कोई भी संख्या, जैसे मैंने लिख दी 2 या 5, ये अपने मतलब पहाड़े के अंदर या सिर्फ 1 से ही कटेगी, इसलिए ये संख्या जो है अभाज्य संख्या है। अब हम सबसे पहले आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में बताते हैं कि अभाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करते हैं तो हम कोई भी नंबर है 1 से स्टार्ट होता है। 1 जो है ना तो भाज्य होती और ना ही अभाज्य संख्या होती। अब हम बात करते हैं 2 की। 2 देखिए, 2 जो है अपने ही पाड़े के अंदर आती है, यानी कि स्वयं से ही भाग जाती है, किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाती, इसलिए 2 जो है अभाज्य संख्या। इसके बाद 3 जो है वो भी अभाज्य संख्या है क्योंकि स्वयं से ही भाग जाती हैं। 5 जो है, अब हम बात करें 4 की, तो 4 तो भाज्य है। क्यों है? क्योंकि वो 2 से भी भाग हो जाती है। इसके बाद 5 और ऐसे हम कंटिन्यू करेंगे 7, 9। अब मैंने 9 लिखा, 9 तो 3 से भाग जा रहा है, तो इसके बाद 11, 13, 17, 19 और कंटिन्यूसली ऐसे चलता ही जाएगा। यानी कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो स्वयं से ही भाग जा सकती है या 1 से भाग जाती है, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। बाकी जितनी भी, देखिए एक चीज और, 1 से लेकर 100 के बीच में केवल 25 भाज्य संख्याएं होती है। कितनी संख्याएं होती है? 25 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब हम अपने सवालों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। वो कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारे पास जैसे 140 है, 140 ये संख्या है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि 140 जो है वो कितने से भाग जा रही है। देखिए, जिस भी संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 हो, ऐसी संख्याएं हमेशा 2 से भाग जाती हैं। क्यों भाई? देखिए, हमारे पास 1 से लेके 9 तक की संख्याएं ही होती हैं। 1 से 9 तक संख्याएं मैंने यहाँ पे लिख ली। अब यहाँ पे देखिए, मैं इसको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। 0, 2, 4, 6 और 8, ये जो संख्या है ये 2 से भाग जा रही है। अब हम हाईलाइट करते हैं दूसरे कलर से 0 और 5। जो ये 0 और 5 है, ये
5 से जा रही है। अब हमारे पास कितनी संख्या बची, 1, 3, 7 और 9। ये 4 संख्या ऐसी है जिसके बारे में हमें खुद ट्राई करके ही करना पड़ेगा, इसलिए कुछ थोड़ा सा इन संख्याओं को देखते हुए, जैसे उस संख्या के पीछे 0 है तो कितने से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा। अब देखते हैं 2 से कैसे भाग जाएगा। देखिए 2 से, 2 सते 14, यहाँ पे 0 एज इट इज। अब 0 आया तो 2 से ही भाग जाएगा। 2 तिया 6 यानी कि 3 पे 1 लगाया 0 हो गया, 2 पंजे 10। अब हमने यहाँ पे देखा 5 इस संख्या के पीछे है तो हम क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे। 5 सते 35। एक बात और, हमें ये भी पता है कि ये 7 से भी भाग हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, अपने रूल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चलना है कि जिस भी संख्या के पीछे 0 और 5 है वो 5 से ही भाग जाएगी। और बचा कितना, 7, तो 7 एकम 7। अब हमें अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। देखिए 140 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7। अब ध्यान दीजिए 2 कितनी बार है, 2 बार है। 5 कितनी बार है, 1 बार है। और 7 कितनी बार है, 1 बार है। यानी कि आप इस तरह भी लिख सकते हो और इस तरह भी लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। 156 को 2 से करेंगे, क्यों, क्योंकि इसके पीछे 6 है और मैंने आपको रूल नंबर 1 यही बताया था कि जिस भी संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 हो वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए 2 से करेंगे कितना आएगा, 2 सते 14, 1 बचा, 1 मिलके 16 हो गया, 2 अठे 16। अब 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 1 8, 18 हो गया, 2 निम 18। अब ये देखिए ये संख्या जो है 9 आ गई। मैंने बताया था 1, 3, 7 और 9 ऐसी संख्या है जिनको हम कैसे करेंगे, हम ट्राई करके करेंगे। लेकिन मेरे पास एक और रूल है कि 3 से कौन सी संख्या आसानी से भाग चली जाती है। 3 से वह संख्या आसानी से भाग जाती है कि जो भी संख्या दे रखी है उसका सम करो, यानी कि उसको जोड़ो। 9 और 3 12। अब ये देखिए जो हम सम कर रहे हैं यानी कि योग है उसका, वो 3 का गुणज है या नहीं है। तो ये देखो इजिली 9 और 3 12 जो कि 3 का गुणज है, इसलिए ये 3 से आसानी से भाग चली जाएगी। 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और ये है 13, 13 एकम 13। अब हमें इस संख्या के क्या लिखने हैं, अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखने हैं इस संख्या के, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मैंने जैसे पहले वाले पार्ट में लिखे थे 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 13। किसके है भाई ये, 156 के अभाज्य गुणनखंड है। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 3 को जब आप भाग करोगे, अब देखिए इस संख्या के पीछे 5 है। वैसे यह संख्या जो है, जैसे हमने 3 का रूल आपको बताया वैसे भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे 5 पीछे है तो 5 सते 35। कितना बचा, 3, 3 और 2 मिलके 32, 5 6 30, यहाँ बचा 2, 2 और 5 मिलके 25, तो 5 5 25। अब ये देखिए 5 से जाएगी, 5 एकम 5। अब यहाँ पे कितना है, 2 बचा, 26 हो गया, 5 5 25, 1 बचा 15, 5 तिये 15। अब यहाँ पे 3 से 3 पंजे 15, 3 एकम 3। अब रूल नंबर जो थर्ड मैंने बताया था 5 और 1 6 जो कि 3 का गुणनज है, इसलिए 3 से ही जाएगा। 3 एकम 3, 2 बचा, 2 और 1 मिलके 21, 3 सते 21, तो ये 17, 17 एकम 17। तो हमें अभाज्य गुणनखंड लिखने, क्या लिखने इसके, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड लिखिए 5 गुणा में 5 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 17। ये हमारा कितना हो गया, 3825। अब आप इसको मैंने आपको बताया था कि जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 के अंदर किया था कि 5 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 7 की पावर 1। पार्ट नंबर 4 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 4 में 5
5 है। देखिए इस संख्या के पीछे 5 है, तो इसलिए आपने करना क्या है, देखिए यहाँ पे 17 है, 5 से करेंगे 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यह संख्या ऐसी है कि हम ट्राई करने पर ही पता चलेगी कि ये संख्या कितने से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। अब देखिए 2 से ये जा नहीं रहा, 5 से भी ये जा नहीं रहा, 3 से भी नहीं जा रहा, क्योंकि 1 और 1 2 होता है, 2 जो है 3 का गुणज नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके बाद 7 की। ट्राई कर रही है 7 से, 7 एकम 7, हमारा बचेगा 3, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 हुआ, 2 मिलके 1 में 21 हुआ। तो देखिए 7 से इजीली जा रहा है, आसानी से भाग हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7 एकम 7, 3 बचा 30, 7 चौक 28, यहाँ पे 2 21, 7 तिया 21। अब यह भी संख्या ऐसी है जो हमें ट्राई करने पर ही पता चलेगी। 2 से, 3 से, 5 से, 7 से ये भाग नहीं होती। अब हम बात करते हैं 11 की। 11 से 11 एकम 11 और 3 बचा 33, 11 तिये 33 और ये 13 एकम 13। 13 को 13 से ही भाग करेंगे, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या हमेशा अपने आप से ही भाग होती है। अब हम 5005 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखने हैं, अभी हमने 3 पार्ट आपको करके दिखाए हैं। 5005 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा में 7 गुणा में 11 गुणा में 13। अब हम बात करते हैं लास्ट पार्ट, 5वें पार्ट की। ये देखिए थोड़ा सा हमें दिखने में भी कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है, मुश्किल दिखाई दे रहा है, और है भी ये मुश्किल। देखिए हमने इसको 2 से भी ट्राई किया, 3 से भी ट्राई किया, 7 से भी, 5 से भी, ठीक है, 11 से भी, 13 से भी, लेकिन ये नहीं जा रहा। तो हम इसको ट्राई करते हैं 17 से। 17 चौके 68, 6 बचा, 6 और 2 मिल के 62, 17 तिये 51, 3 51, 62 में से 51 गया, 11 बचेगा, 11 और 9 मिल के 19 और 17 सत्ते 119 होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम 19 से दूनी 38 2 पे, और यहाँ देखिए 5 बजेगा 38, 43 में से 38 गया 5, 5 और 7 मिलके 57, तो 19 दिया 57। और 23 जो है एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या जो है अभाज्य संख्या से ही भाग जाती है। अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे हम लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखेंगे, ये देखिए 17 गुणा में 19 गुणा में 23। देखिए हमने आपको प्रश्न नंबर जो फर्स्ट कराया है उसके अंदर 5 पार्ट कराए हैं, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 में क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ, क्या बोल रहा है वो, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए कल हमने जब प्रश्नावली 1.1 की थी तो उसमें हमने एचसीएफ को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भाग करके दिखाया था, लेकिन आज जो है आपको एक ही मेथड का उपयोग करके, एक ही विधि का उपयोग करके एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है, और इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया 26 और 91, 26 और 91 आपको 2 संख्याएं दे रखी हैं, इनके आपने एचसीएफ और एलसीएम निकालनी है। देखिए ये 2 से करेंगे हम 13 पे जाएगा, और 13 एकम 13। ऐसे ही हम इसकी करेंगे 7 से, क्योंकि हमने ट्राई करके देखा है। 7 एकम 7, 2 बचा 21, 7 तिया 21 और ये गया 13 पे। अब ध्यान दीजिए ये 26 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे हम, और 91 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, और इससे हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 26 के करेंगे 2 गुणा में 13 और 7 91 के गुणा में 13। देखिए मान लो आपने ये 13 से पहले भाग दिया है, 7 से बाद में भाग दिया है, तो 13 गुणा में 7 है, तो आप उसी 13 गुणा में 7 को 7 गुणा में 13 ही लिख सकते हैं, क्योंकि हमें
मैचिंग करानी है। जहां पर आप देख रहे होंगे कि ये जो दोनों हैं, आप इसको देख रहे होंगे कि ये मैच कर गया, और जो मैच कर जाएगा उसको हम क्या लिखेंगे, HCF। HCF इसका मतलब कितना हो गया, 13 हो गया। और एलसीएम निकालने की बात आएगी तो जितने भी बचे हैं 2 गुणा में 7, और इस जोड़े में से भी आपने 1 ले लेना है। तो एलसीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 गुणा में 2 14, और 14 गुणा में 13 182। अब हमने एचसीएफ भी निकाल लिया और एलसीएम भी निकाल लिया, और यहाँ पे कह रहा है कि जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ गुणा में एलसीएम के बराबर है। तो हम यहाँ पे जांच कर रहे हैं। जांच में देखिए, हमने देखा कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा में एचसीएफ, ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखिए यहां पे देखिए 2 संख्याएं कौन सी, 26 गुणा में 91, बराबर में एलसीएम कितना है 182 गुणा में एचसीएफ कितना है 13। अब देखिए 26 का 6 1 से करेंगे, और इस तरह हमने जब इनकी गुणा करी 2366 आया। 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104 और 2 106, 10 13 एकम 13 और 10 23। तो जांच करने पर हमने देखा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल भी 2366 है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल भी 2366 है। इस तरह आपने जांच करनी है। यदि जांच के दौरान यदि दोनों आंसर्स आपके बराबर आते हैं तो मतलब ये है आपका एचसीएफ भी और एलसीएम भी दोनों समान होंगे, बराबर होंगे और ठीक होंगे। इसके बाद आपके पास पार्ट नंबर 2 है, और पार्ट नंबर 2 में 510 और 92। देखिए यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ 510 को 2 से और 92 को भी 2 से। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इन संख्याओं के पीछे 0 और 2 दे रखा है। देखिए 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 और 1 मिलके 11, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अब इस संख्या के पीछे 5 है, तो 5 5 25, 5 एकम 5, ये 3 से जाएगी क्योंकि 5 और 1 6 होता है। 6 जो है 3 का गुणन जाए, तो 3 एकम 3, 3 7 21, ये 17, 17 एकम 17। ऐसे ही इसको करेंगे। 4 1 बचा यहाँ पे 12 हो गया, 2 6 12, 2 से करेंगे 23 और 23 एकम 23। अब आप देखिए यदि हम 510, ठीक है, देखिए 510 थोड़ा सा अच्छी तरह लिख लेते हैं। 510 बराबर 2 गुणा में 5 गुणा में 3 गुणा में 17, और यहाँ पे 92 जो दे रखा है 2 गुणा में 2 गुणा में 23। अब हम मैचिंग करेंगे। यदि हम मैचिंग करेंगे तो 2 हमारा जो है मैचिंग में है, और मैचिंग का मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया था कि जो मैच करेंगे वो आपके एचसीएफ होंगे, और एचसीएफ क्या है 2 होगा, और एलसीएम यदि हमें लिखना पड़ जाए तो एलसीएम क्या होगा 5 गुणा में 3 गुणा में 17 गुणा में 2 गुणा में 23, और जो हमने ये लिया है वो भी, और टोटल जब हम इनके आपस में गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 23,460। अब हमें जांच करनी है क्योंकि प्रश्न में हमें जांच के लिए बोला है। तो जांच कैसे करनी है, 2 संख्याओं का, क्या लिखा है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा में एलसीएम। देखिए 2 संख्या हमारे पास 92 और 510 है। यदि हम एचसीएफ की बात करें तो 2 और एलसीएम की बात करें 23,460। इन दोनों की गुणा करो और इन दोनों की करो 46,920। देखिए हमने इसकी गुणा पहले से ही कर रखी है 46,920, तो इसकी भी करेंगे 46,920। तो
हम ये कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो आया है वो आपके HCF गुणा एलसीएम के बराबर आएगा। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। देखिए पार्ट नंबर 3 में आप देख रहे होंगे 336 और 54 दे रखा है। देखिए 336 को 2 से करेंगे क्योंकि इस संख्या के पीछे 2 है, वैसे ये संख्या जो है 3 से भी भाग जा सकती है। 2 एकम 2, 1 बचा 2 चिक 12, 1 बचा 2 अट्ठे 16। 2 से करेंगे 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। 2 से करेंगे 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। इसके बाद 2 से करेंगे 21, 3 से करेंगे 7, 7 से करेंगे 1। अब यहाँ पे भी 2 से करेंगे 27 आ जाएगा। अब 27 तो 3 के पारे में आता है 9 पे। 3 से करेंगे 3 एकम 3। अब इस संख्या के आपने अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। देखिए 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 7। 54 के करें तो 2 गुणा में, देखिए 3 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, गुणा में 3 और गुणा में 3, 3 बार 3 है। अब आप ध्यान दीजिए, मैं मैचिंग करके दिखा रहा हूँ कि एक तो यहाँ पे 2 मैच हो रहा है और एक आपका यहाँ पे 3 मैच हो रहा है। अब आप ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे जो आपका HCF होगा वो कितना होगा, 2 गुणा में 3 के बराबर। 2 गुणा में 3 के बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। अब हम बात कर रहे हैं एलसीएम की। एलसीएम कितना होगा, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 7 गुणा में 3 गुणा में 3, और जो हमने मैच किया है वो भी हम लिखेंगे, और हमारा जो आंसर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, जब हम इनकी करेंगे तो 3024 आंसर होगा। अब हमें इसके बारे में भी HCF और एलसीएम और जांच करके दिखानी है। यहाँ पे मैं जांच कर रहा हूँ। जांच में ये कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा में एलसीएम होगा। दो संख्या कौन सी हमारे पास, 336 गुणा में 54, और हमारे पास HCF कितना आया, 6 गुणा में 3024। जब हमने इनकी गुणा करी तो 18144 आया, और इसकी भी जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 18144। अब आप ध्यान से देखिए, हमने आपको तीनों पार्ट कराए और तीनों पार्टों में क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि इनके HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। HCF और एलसीएम ज्ञात करने के बाद आपने इनकी जांच कीजिए। ये लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा में एलसीएम होगा। अब प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 2 जिस तरह हमने HCF और एलसीएम किया था, उसी तरह प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF भी और एलसीएम भी ज्ञात करना है। लेकिन वहाँ पे हमने देखा था कि दो संख्याएं आपको दे रखी थी, लेकिन यहाँ पर आपको 3 संख्याएं दे रखी हैं, और 3 संख्याओं का जिस तरह हमने दो संख्याओं में कॉमन लेके किया था, उसी तरह हमने यहाँ पे 3 संख्याओं में कॉमन लेके करना होगा। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले हम देख रहे हैं 12, फिर हम बात कर रहे हैं 15 की, और फिर हम बात कर रहे हैं 21 की। देखिए ये 2 से जा रहा है, 2 से करेंगे 6 पे, 2 से करेंगे 3 पे, 3 से करेंगे 1 पे। अब ये देखिए ये 15 जो है 3 के पारी में आता है, कितने पे आता है, 3 पंजे 15 पे, 5 पे, 5 एकम 5। अब ये जाता है 7 के पारे में भी और 3 के में भी, तो मैंने 7 से कर लिया, 7 × 21 और 3 एकम 3। अब हमें इनके अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं, 12 के, 15 के और 21 के। एक बात ध्यान देने वाली है कि जैसे हमने यहाँ लिखा 2 गुणा में 2 गुणा में 3, अब अगले में 3 आपको और 5 दे रखा, तो 3 3 के सामने लिख लो
और 5 कहीं पे भी लिख लो, जहां पे कुछ नहीं है वहां पे 1 भी लगा सकते हो आप। अब अगले में भी 3 3 के सामने 7 गुणा में 1। यदि और भी कोई नंबर मैच करता है तो वो उसी के सामने आपने लगाना होगा। अब आप ध्यान दीजिए, यहां पे मैचिंग कौन कर रहा है, 3 आपका मैचिंग कर रहा है। तो 3 मैचिंग कर रहा है तो आपका HCF कौन होगा, HCF जो है हाइयर कॉमन फैक्टर होता है, तो वो कितना है, 3 है। और यदि हम एलसीएम की बात करें तो जितने भी बचे 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7 और जो मैच हुआ था उसको भी लिखेंगे। अब इन सभी की गुणा करेंगे, 2 गुणा में 2 4, 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140 और 140 की 3 से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 420। इस तरह हमारा जो HCF है वो 3 आया और एलसीएम हमारा जो है 420 होगा। इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। देखिए जो पार्ट नंबर 2 है 17, 23 और 29 आपको दे रखा है। देखिए 17 तो 17 से ही जाएगा क्योंकि एक अभाज्य संख्या है, 23 भी एक अभाज्य संख्या तो 23 से ही जाएगा और 29 भी एक अभाज्य संख्या है तो 29 से ही जाएगा। देखिए 17 के, 23 के और 29 के आपने टुकड़े लिखने हैं, 1 गुणा में 17, 1 गुणा में 23 और 1 गुणा में 29। अब आप देख रहे होंगे जिसमें वैसे मैं आपको बताऊं कोई कॉमन नहीं होता, उसमें हमेशा एक कॉमन होता है, तो इसलिए जो HCF की वैल्यू है वो आपकी 1 है और एलसीएम जो है इन सभी की 17 गुणा में 23 गुणा में 29 और जितना आपका HCF है वो भी लिखना पड़ेगा क्योंकि ये कॉमन में है। अब देखिए इन सभी की गुणा करेंगे, 11 33 9। ये मैंने पहले से ही गुणा कर रखी है इसलिए आपने खुद गुणा करके देखनी है। 17 गुणा में 23 गुणा में 29। यहाँ पे भी आपने देखा HCF की वैल्यू कितनी आई, 1 आई और एलसीएम की वैल्यू जो है 11 33 9 यानी कि 11,339। अब हम पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं। 8 है, 9 है और यहाँ पे मैं 25 लिख रहा हूँ। तो 8 2 से जाएगा, कितने पे जाएगा, 2 चौके 8, 2 2 पे। अब 3 3 9 3 पे और 5 5 25 5 पे। अब हमें इनके अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं, 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 9 के लिखने हैं। देखिए कोई भी सेम नहीं है तो 3 गुणा हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा में 1 हम एक्स्ट्रा भी जोड़ सकते हैं और 25 का भी क्या है, 5 गुणा में 5 गुणा में 1 गुणा में 1। देखिए कॉमन हमें कैसे लेंगे, कॉमन हमने देखा कि इसमें भी 1 है तो हमारा जो HCF होगा वो कितना होगा, 1 होगा और एलसीएम हम इन सभी संख्याओं को लिखेंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा 3 गुणा में 5 गुणा में 5। देखिए 5 5 25 25, देखिए 5 5 25 दूनी 50, 100 200, 200 तिया 600, 600 तिया 1800 यानी कि हमारा जो HCF है 1 होगा और एलसीएम जो होगा वो 1800 होगा। देखिए प्रश्न नंबर 3 भी हमने प्रश्न नंबर 2 की भांति ही किया है। प्रश्न नंबर 2 में हमने जांच पर भी एक विषय किया था, लेकिन प्रश्न नंबर 3 में हमने सिर्फ HCF और एलसीएम निकालना है। किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। ये कह रहा है HCF 306,657 बराबर 9, यानी कि उसका कहने का मतलब है कि जो HCF है इन दो संख्याओं का वो 9 है और पहली संख्या कौन सी है, 306 है और दूसरी संख्या क्या है, हमारे पास दूसरी संख्या है 657। देखिए हमने प्रश्न नंबर 2 में ये पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है
HCF गुणा में LCM के। देखिए दो संख्या कौन सी है, 306 और दूसरी संख्या कौन सी है, 657। HCF कितना है, 9 और हमें LCM भी निकालना है। देखिए 306 गुणा में 657 और जो ये 9 है यहाँ पे गुणा में है तो इधर आके भाग में हो गया और ये आपका आ गया LCM। 9 एकम 9, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, तो 34 गुणा में 657 बराबर LCM और HCF। LCM हमें निकालना था तो 34 और 657 की गुणा करोगे तो ये आएगा 22, 33, 8। देखिए ये गुणा भी हमने पहले से ही कर रखी है। इसका मतलब कि 34 और 657 की जब हम गुणा करेंगे तो 22,338 जो होगा इसका आंसर होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए ये संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये कह रहा है कि 6 की पावर मतलब n का मतलब होता है कोई भी, 1 भी, 2 भी, 5 भी, 8 भी, 100 भी, 15 भी, 200 भी। तो वो कह रहा है क्या 6 की पावर n का जो अंतिम जो इकाई का अंक होगा वो 0 हो सकता है, क्या वो संख्या 0 पे समाप्त हो सकती है। जैसे मैं बात करूं 6 गुणा में 6 यानी कि 6 की पावर 2 हो जाए। 6 की पावर n बोला था ना उसने, तो मैंने n की वैल्यू 2 ले ली, तो क्या ये 0 हो सकता है। देखिए यहां पर तो नहीं है, लेकिन n की पावर 12 हो, n की पावर 122 हो या n की पावर 1220 हो, तो हम किस तरह ये निकाल के दिखाएंगे कि कोई भी संख्या यानी कि 6 की पावर n 0 पर समाप्त होती है या नहीं। देखिए यदि कोई संख्या 0 अंक पर समाप्त हो सकती है, ये लिखना पड़ेगा भाई, यदि कोई संख्या 0 अंक पर समाप्त हो सकती है। यदि कोई संख्या 0 अंक पर समाप्त हो सकती है तो आपको पता वह संख्या 10 से जरूर भाग जाएगी। तो वह संख्या लिखना पड़ेगा, ये भी वह संख्या 10 से विभाजित होगी, यानी कि 10 से जरूर भाग होगी। मतलब क्या है, मीन्स क्या है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि वह संख्या, मतलब ये है 2 और 5 से भी विभाजित होगी, 5 से भी विभाजित होगी। क्योंकि आपने पता है जो 10 संख्या है, जो 10 संख्या है, 10 नंबर है, वो 2 और 5 से भी विभाजित होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो 10 है वो कितने के बराबर है, 2 गुणा 5 के। लेकिन हमारे पास क्या है, 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे हम। अभाज्य गुणनखंड, देखिए 6n का गुणनखंड किया 2 गुणा में 3 और इसका गुणनखंड किया n, यानी कि 2 की पावर भी n और 3 की पावर भी n। इसलिए आप देख रहे होंगे कि 6n किससे, 5 से विभाजित नहीं होता। देखिए 2 से तो विभाजित हो गया, लेकिन 6n 5 से विभाजित नहीं होता। इसलिए क्या, इसलिए जैसे हमने देखा 6n 5 से विभाजित नहीं होता, क्योंकि जो 6n है, 6n के या 6 के या 6n या 6 के गुणनखंड 2 व 3 के अतिरिक्त नहीं हो सकते।
नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? आपने पता है जब हमने इसके गुणनखंड किए, क्योंकि 6 के गुणनखंड 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई भी अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकते। तो यहां पे क्या लिखना है? अतः क्या लिखेंगे? किसी प्राकृतिक संख्या के लिए n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाह रहा हूं। देखिए ये कह रहा था कि 6n कई जो हम कोई भी पावर ले और उसकी गुणा करें, क्या उसका अंक, इकाई का अंक 0 हो सकता है? देखिए इकाई का अंक 0 तब होगा जब वो 10 से विभाजित जाएगा, क्योंकि 10 से कोई भी संख्या विभाजित जाती है, या 10 भी मान लो, उसका इकाई का अंक 0 है। और 10 के टुकड़े क्या है? 2 और 5। यदि किसी संख्या के टुकड़े यानी कि अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है तो वह संख्या 0 पे समाप्त होगी। लेकिन आपने देखा 6 जो संख्या है उसके जब हमने टुकड़े किए, अभाज्य गुणनखंड किए, तो उसके आए 2 और 3। अब 2 के अलावा 5 उसका विभाजित नहीं कर रहा, तो आपने देखा जो गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जो नियम है, यानी कि ये कह सकते हैं हम जो नॉर्मल सी बात कि 6 के गुणनखंड 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकते, इसलिए जो प्राकृतिक संख्या नियम के अनुसार 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस में 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस में 5 भाज्य संख्या हो सकती है। देखिए भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्या क्या होती है, ये मैंने आपको चैप्टर यानी इस प्रश्नावली को स्टार्ट करते वक्त बताया था कि भाज्य संख्या वह होती है जो दूसरी संख्या से भी भाग हो सकती है, लेकिन अभाज्य संख्या वह होती है जो अपने अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं होती। देखिए जो भाजक या भाज्य संख्या होती है उसके 2 से अधिक गुणनखंड मिलेंगे, और जो अभाज्य संख्या होगी उसके 1 और वो स्वयं उसके गुणनखंड होंगे। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले यहां लेते हैं भाज्य संख्या। एक बात लिख लेते हैं कि जो भाजक या भाज्य संख्याओं के 2 से भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक क्या होते हैं? अधिक भाजक होते हैं, यानी कि गुणनखंड होते हैं, भाजक होते हैं। देखिए गुणनखंड तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि गुणनखंड तो किसी भी अभाज्य संख्या के 1 और स्वयं, तो गुणनखंड भी कह सकते हैं, भाजक भी कह सकते हैं। तो भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं। कैसे? अब हम यहां लेते हैं दी गई संख्या। हमारे पास पहली संख्या क्या है? दी गई संख्या। पहली संख्या देखिए, पहली संख्या हमारे पास है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस में 13। अब हम क्या करते हैं? देखिए इस संख्या में भी और इस संख्या में भी 13 कॉमन है, तो मैंने लिखा 7 गुणा 11 गुणा में 1 और प्लस में 13। तो 13 से सॉरी यहाँ पे हम 13 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये भी तो 13 से भाग गया 13 कॉमन लेने पर। तो यहाँ पे देखिए 13 गुणा में 77 प्लस में 1, नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे हम इस तरह लिखेंगे प्लस में 1। तो 13 गुणा में 78, तो 13 गुणा में 6, 78 के मैंने 2 टुकड़े कर लिए ये। अब यहाँ देखिए हमने लिखा है कि इस संख्या के 2 से अधिक भाजक कौन कौन से? देखिए 1 खुद है,
13 है और 6 है। इस संख्या के 3 है भाजक है, इसलिए यह संख्या भाज्य है। इस संख्या के आप देख रहे हैं 3 भाजक है, इसलिए यह संख्या भाज्य है। अब हम बात करते हैं दूसरी संख्या की। दूसरी संख्या अब देखिए 7 6 5 4 3 2 1 प्लस में 5, ऐसे ही है ना भाई। तो 5 ले लिया कॉमन, तो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा, देखिए 5 तो लिखना ही नहीं, 5 तो हमने कॉमन ले लिया। तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस में 5 एकम 5 5, और इन सभी की गुणा करेंगे 1008 प्लस में 1, ये आ गया 5 गुणा में 1009। अब आप यहां पे देख रहे 1009 के, तो मेरे को पता नहीं क्या टुकड़े हो सकते हैं, तो यहां लिखेंगे इस संख्या के 2 से अधिक भाजक कौन कौन से, देखिए ब्रैकेट में लिख रहा हूं 1 5 और 1009 है, इसलिए यह संख्या भी भाज्य संख्या है। तो यहां पे जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं, 2 संख्याएं दे रखी थी और हमने आपको एक्सप्लेन करके बताया कि क्या ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्या है, और भाज्य संख्या है तो क्यों। देखिए कोई भी भाज्य संख्या है तो उसके 2 या 2 से अधिक भाजक मिलेंगे, लेकिन जो अभाज्य संख्या है उसके केवल 2 ही मिलेंगे, एक तो वो स्वयं और एक। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की, कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। देखिए कोई खेल का मैदान है, अब मैं उसको आयताकार बना लूं या गोलाकार बना लूं, या इस तरह, ये देखिए कोई खेल का मैदान है और उसके चारों तरफ, उसके इस तरह चारों तरफ एक वृत्ताकार, क्या है ये, वृत्ताकार पथ है। मैंने ये देखिए ये वृत्ताकार पथ बना लिया। अब वो कह रहा है कि इस वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया जब इसका चक्कर लगाती है तो 18 मिनट ले लेती हैं, और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही साथ एक स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब देखिए कितने समय बाद, देखिए कम से कम समय में ही मिलेंगे, तो कम समय के लिए हमें क्या निकालना है, एलसीएम। अधिकतम के लिए एचसीएफ, लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब, देखिए एचसीएफ हायर कॉमन फैक्टर, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहां देखिए ये 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, 2 से 9, 3 से जाएगा 3 पे। अब यहां देखिए इसके 12 के करेंगे 2 गुणा में 3, और यहाँ पे 18 की करिए 2 गुणा में 3 गुणा में 3। अब हम मैचिंग करेंगे, देखिए मैचिंग यहाँ पे हो रही है और एक मैचिंग यहाँ पे हो रही है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, एलसीएम हमें निकालना है क्योंकि एचसीएफ तो निकालना ही नहीं। 2 गुणा में 3 ये मैंने बाहर वाले लिखे, और जो हमने मैच की है वे भी लिखे। 2 गुणा में 3 6, 6 दूनी 12, 12 3 36। देखिए एलसीएम जो है, एलसीएम का मीनिंग होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर।
तो अधिकतम, जहां अधिकतम की या अधिक की बात की जाएगी वहां पर आपसे HCF निकलवाएगा, और जहां पे कम की बात की जाएगी वहां पे आपसे LCM निकलवाएगा। इस तरह देखिए हमने प्रश्नावली 1.2 की, और यदि जिस भी विद्यार्थी को हमारी ये वीडियो, हमारी जो ये वीडियो है अच्छी लगे तो वो लाइक शेयर और कमेंट भी करें, और जिस भी विद्यार्थी को यदि प्रश्नावली 1.1 देखनी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर 1.1 देख सकते हैं। हमने उनको एक एक क्वेश्चन की फॉर्म में भी डाल रखा है और हमने उसको फुल एक्सरसाइज की फॉर्म में भी डाल रखा है। धन्यवाद।